प्रकाश इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे बनती है और किस अधिकार के साथ महात्मा गांधी डांडी मार्च आंदोलन शुरू करते हैं, इस पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लें, इधर नेहरू कमेटी में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। इसमें पूर्ण स्वराज्य शब्द नहीं था, जिसके कारण उस कमेटी के सदस्य सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की वकालत किया और इससे पूर्ण स्वराज को लेकर लाहौर के रावी नदी के तट पर 1929 ईस्वी में बैठक हुई और उससे लाहौर के रावी नदी के तट पर 1929 में बैठक हुई और इस बैठक में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें एक ही लक्ष्य था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस की बातें नहीं मानेंगे और इसी कारण पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अधिकार दिया कि जब चाहे तब महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन छेड़ सकते हैं, जब चाहे तब वे आंदोलन को जागृत कर सकते हैं, आंदोलन को चला सकते हैं, जब चाहे तब सिविल नाफरमानी, सिविल अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं। इसी कारण देखा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा। 11 सूत्री मांग रखा और उस मांग को नहीं माने जाने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का भी निर्णय लिया। आखिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का जो मांग था वो कब से चला आ रहा है। पूर्ण स्वराज की मांग हसरत मोहानी ने भी किया। पूर्ण स्वराज की मांग देखा जाए तो अन्य कई नेताओं के द्वारा किया गया, लेकिन एक प्रश्न है कि कांग्रेस के मंच से कब पारित किया गया इसे, तो 1929 लाहौर का रावी नदी का तट और उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस बात को आईएएस में भी पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज जब पारित हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उसका एक लाइन में आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसी पूर्ण स्वराज के समय यह भी कह दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और प्रति वर्ष 26 जनवरी को एक प्रतीक के रूप में हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय भी ले लिया गया था। ऐसे घड़ी में देखा जाए तो लगातार जब 26 जनवरी को मान लिया गया स्वतंत्रता दिवस, लेकिन मनाया भी जाने लगा, लेकिन आने वाले समय में देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। तो 15 अगस्त को जब आज़ाद हो गया, इसी कारण 26 जनवरी भी हमारे इतिहास का स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु था। इसलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया और संविधान को लागू करने के कारण उसे गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए जीवंत कर दिया गया, गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाया जाने लगा। तो ये तो हमने बातें किया 26 जनवरी के बारे में, लेकिन जब यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग किया, उस मांग के क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, उस बिंदुओं पर हम बातें कर लेते हैं। इन्होंने 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में डिमांड किया महात्मा गांधी ने, और इसमें पहला उन्होंने मांग किया कि सेना के व्यय में 50% की कटौती की जाए। दूसरा इन्होंने मांग किया कि सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती किया जाए, यानी कि जो सेना पे खर्च है उसमें 50% कटौती, जो सिविल सेवक जो यहाँ पे कार्य कर रहे थे उसमें 50% की कटौती, तथा उन्होंने पूर्ण शराबबंदी की बात किया। तीसरा उन्होंने मांग उठाई पूर्ण शराबबंदी हो। चौथा, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जो भी राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए।
आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार हो, हथियार कानून में सुधार हो, रुपये और स्टर्लिंग को विनिमय अनुपात में सुधार लाया जाए और इसको घटाया जाए, रुपये और स्टर्लिंग में जो घटाया जाए, 1 शिलिंग 4 पेंस विनिमय रेट किया जाए। कपड़ा उद्योग को, जो भारतीय कपड़ा उद्योग है, उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद जो तटीय नौवहन है उसको भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। पूरे दुनिया के लिए जो खुला हुआ था उसको बंद किया जाए, पूरे भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। भू राजस्व में 50% की कटौती किया जाए। जो लगातार भू राजस्व का दर बढ़ता जा रहा था उसमें 50% की कटौती किया जाए। और 11वां जो मुख्य बिंदु था कि नमक पर जो अंग्रेज़ों का एकाधिकार है उस एकाधिकार को समाप्त किया जाए। ये 11 बिंदु थी। इसी कारण यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। इसी कारण अब महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि अब हमें आंदोलन करना ही होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है और ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना। बिहार एपीओ के प्री में, रेलवे के प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से रासायनिक हथियार को अपनाया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि उसी को नमक कहा जाता है। नमक इसलिए चुना क्योंकि नमक हर साधारण जनता की और धनी वर्ग की या मध्यम वर्ग की आवश्यकता की वस्तु थी। सब लोगों की आवश्यकता की वस्तु थी, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। और ये नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों को था, बाकी कोई नमक नहीं बना सकता था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस नब्ज को पकड़ा कि इस मुद्दे पे हर कोई लड़ने के लिए आतुर होगा, हर कोई यहाँ पे संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे चुनने का काम किया। आगे हम बातें कर लें तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम गुजरात, और वहीं से महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च करना शुरू कर दिया। वहाँ से 241 मील की दूरी तय करने के लिए निकल पड़े। डांडी नामक जो समुद्र का तट था जहाँ पे नमक की फैक्ट्री थी, वहीं पे उनका कार्यक्रम था कि पद यात्रा करते हुए नमक कानून को तोड़ा जाएगा पद यात्रा करते हुए। और इस तरह देखा जाए जैसे महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू किया, डांडी मार्च यात्रा शुरू किया, पूरे देश में नमक यात्रा शुरू हो गई। दक्षिण भारत में श्री राजगोपालचारी ने नमक यात्रा करना शुरू कर दिया तमिलनाडु के तट पे। तो केरल के तट पर के कलप्पन ने नमक यात्रा शुरू कर दिया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखा जाए, जिसे आधुनिक पेशावर कहा जाता है, पाकिस्तान कहा जाता है, उस पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, और उस खुदाई खिदमतगार के जो लोग थे उन्हें लाल कुर्ता पहनना आवश्यक था, और इसी कारण उस लाल कुर्ता के स्वयंसेवकों के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया। लाल कुर्ता के आंदोलन शुरू कर दिया गया और इसी कारण देखा जाए तो उसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलनकारी खुदाई खिदमतगार के स्वयंसेवी जब सड़क पे उतर गए तो सड़क पे उतरने के पश्चात देखा जाए तो वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट था। बीरचंद सिंह गढ़वाली उसमें गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, और जैसे वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोली चलाने का आदेश दिया तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया।
गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इस तरह देखा जाए तो वीरचंद गढ़वाली और उनके साथियों का जो प्लाटून था उसे भंग कर दिया गया, विभिन्न यातनाएं दी गई और उन्हें अंततोगत्वा मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार, तो ठीक उसी समय महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के समय ही देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातियों के नेता यदोनांग ने मणिपुर में आंदोलन शुरू कर दिया। और मणिपुर में आंदोलन शुरू होने के बाद एक तरह से यदोनांग पर अभियोग लगा दिया गया और अभियोग लगा के उन्हें फांसी के फंदों पर अंग्रेजों ने लटका दिया। और इसी कारण जब लटका दिया तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था, तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है यदोनांग। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी प्री, लोअर प्री, पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। दूसरी तरफ हम बातें करें यदोनांग की जो बहन थी 13 वर्षीय बहन गार्डनेलियो ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उस आंदोलन को गार्डनेलियो लेकर मणिपुर से नागालैंड आए, नागाओं की नेता बने। लेकिन 13 वर्षीय गार्डनेलियो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई और उसी गार्डनेलियो को रानी की उपाधि से विभूषित करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि से विभूषित करने का कार्य किया। दूसरी तरफ हम बातें करें तो यहाँ पे इस प्रयागराज इलाहाबाद में भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसी समय लड़कों की बानरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना गठित हुई। मंजरी सेना उस समय इंदिरा गांधी ने नेतृत्व किया और श्री राम वाजपेयी के द्वारा नेतृत्व किया गया बानरी सेना का। इस तरह यहाँ पे मंजरी सेना और बानरी सेना का गठन किया गया। इस आंदोलन के दौरान सबसे अधिक भागीदारी और गिरफ्तारी किस राज्य में हुई, 2013 के पीसीएस मेंस में पूछा गया। तो उसका आंसर जाता है सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई बिहार राज्य में। इसी समय देखा जाए तो बम्बई के धरसना नमक फैक्ट्री पर भी 2000 भारतीय कार्यकर्ताओं ने आक्रमण कर दिया। उस समय देखा जाए तो अली इमाम साहब और अली इमाम के साथ तमाम महिलाओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के समय देखा जाए तो महिलाओं को भी पीटा गया, लाठियों के और डंडों से पीटा गया। इसी समय एक अंग्रेजी पत्रकार बेब मिलर भी मौजूद था, जिसने इस घटना पर क्षोभ प्रकट किया और ये कहा कि जब तक ये अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारत में शासन करने वाली सरकार को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इसी समय देखा जाए तो लुई फिशर, कैथरीन मेयो इत्यादि ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया। एक बार बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कैथरीन मेयो और लुई फिशर, बेब मिलर ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये भारत की दुर्दशा को उजागर करने वाले विदेशी पत्रकार हैं। जिन विदेशी पत्रकारों ने भारत में कवरेज किया और भारत में कवरेज करने के पश्चात भारत में जो भी हालात थे उस हालात को इन्होंने बताने का काम किया। लगभग 90,000 इस समय देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को, देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे। जगह जगह से लोग महात्मा गांधी को सुनने, देखने, नमक कानून तोड़ने के लिए आए। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया।
जिसके कारण तमाम जगहों पे आलोचना की गई। फ्रैंको मोरस नामक अंग्रेज ने लिखा कि एक अर्धनंगा फकीर एक केतली पानी को गर्म करके नमक बना के, पूरे नमक को बना के इतने बड़े ब्रिटिश सम्राट को झुका नहीं सकता है, इतने बड़े ब्रिटिश सम्राट को झुकाने काम नहीं कर सकता। आगे हम बात कर लें तो इस तरह देखा जाए तो महात्मा गांधी सहित अन्य लोगों को नमक कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और जब महात्मा गांधी का गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के पश्चात यहाँ पर उनके स्थान पे जो आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बार बार पूछा जाता है, उसका नाम है अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यह वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।